तो मूवी का स्टार्ट होता है एक वीडियो फुटेज को दिखाते हुए, जहां हम एक बड़ी सी ट्री की टहनी पर 4 इंसानों को फांसी पर लटका हुआ देखते हैं। और इस टाइम इस सारे इंसिडेंट को कोई अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था ये हमें नहीं दिखाया जाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है एक आदमी पर जिसका नाम एलिसन होता है। एलिसन असल में अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है। अब उसकी फैमिली में टोटल 4 लोग थे, जिनमें एलिसन, उसकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। अब जब एलिसन और उसकी फैमिली इस घर में शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तब यहाँ के शेरिफ एलिसन से मिलने आते हैं और वो एलिसन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। असल में एलिसन एक ट्रू क्राइम राइटर था जो रियल इंसिडेंट्स पर क्राइम स्टोरीज लिखा करता था, और इसी वजह से ही उसने ये नया घर सिलेक्ट किया था। क्योंकि असल में जो फैमिली इस घर में रहा करती थी, कुछ टाइम पहले ही किसी ने इस फैमिली को ट्री पर फांसी से लटकाकर मार दिया, सिवाय उस फैमिली की सबसे छोटी बच्ची के। यानी कि उसे नहीं मारा, वो बच्ची अभी जिंदा है, लेकिन वो बच्ची मिसिंग होती है। किसी को कुछ पता नहीं होता कि वो बच्ची कहाँ है। और ये फैमिली असल में वही फैमिली होती है जिसकी वीडियो फुटेज हमने मूवी के स्टार्ट में देखी। वो शेरिफ ना तो एलिसन को पसंद करते थे और ना ही उसकी लिखी हुई किताबों को। अब इस घर में मर्डर हुआ था तो उसकी फैमिली में किसी को भी इस बारे में नहीं पता था, और एलिसन ने भी उनसे ये बात छुपा कर रखी। एलिसन ने 10 साल पहले एक किताब लिखी थी जो कि उस टाइम काफी मशहूर हुई, लेकिन उसके बाद 10 साल गुजर गए हैं और अभी तक एलिसन की कोई भी क्राइम बुक हिट नहीं हुई। तो इसीलिए एलिसन इस बार एक अच्छी क्राइम स्टोरी लिखना चाहता था। अब एक रूम में एलिसन अपने ऑफिस के सामान को सेट करने लग जाता है, जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक प्रोजेक्टर था और साथ ही साथ 5 मूवीज की रील्स थी। असल में ये 5 रील्स 5 अलग अलग फैमिलीज की थी। सारे रील्स पर फैमिलीज के नाम भी लिखे हुए थे। अब इस पहली रील में हम पहली फैमिली को देखते हैं जो कि इसी घर में रह रही थी जहाँ पर आज एलिसन शिफ्ट हुआ था। वो फैमिली काफी एंजॉय कर रही थी और काफी खुश भी थी, लेकिन फिर अगले ही सीन में कोई इस फैमिली को ट्री पर फांसी से लटकाकर मार देता है। इसके बाद एलिसन दूसरी फैमिली की रील को चलाता है, जहाँ इस वीडियो में हम दूसरी फैमिली को देखते हैं जहाँ किसी ने इस फैमिली को गाड़ी के अंदर बांधा हुआ था, लेकिन फिर अचानक से ही कोई उस गाड़ी को आग लगा देता है, जिससे वो पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर ही जलकर मारी जाती है। अब इन दोनों रील्स को देखकर एलिसन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा डिस्टर्ब भी, और वो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि आखिर ये वीडियोस रिकॉर्ड किसने की होंगी और इन फैमिलीज को किसने मारा और ये रील्स यहाँ पर इस घर में कैसे आई। लेकिन अब इससे पहले कि एलिसन वो तीसरी रील देखता, एलिसन को वहाँ अपने घर पर अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं, और जब एलिसन उन आवाजों को फॉलो करता है तो उसे वहाँ पर मिलता है एक बॉक्स जिसके अंदर उसका बेटा होता है काफी अजीब हालत में। साथ ही साथ वो जोरों से चिल्ला भी रहा होता है। अब ये देखकर एलिसन और उसकी वाइफ जल्दी से अपने बेटे को बाहर खुली हवा में ले जाते हैं, जिससे वो दोबारा से अपने नॉर्मल हालत में आ जाता है और सो जाता है। असल में इस बच्चे ने एक काफी बुरा ड्रीम देखा था जो कि काफी डरावना था, और इसी वजह से डरते डरते वो नींद में यहाँ से वहाँ पहुँच गया। बाद में उसे इतना डर लगा कि वो चिल्लाने लगा। इसके बाद अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जहाँ बाद में एलिसन तीसरी फैमिली की रील को प्ले करता है, जहाँ इस वीडियो में हम तीसरी फैमिली को देखते हैं जो कि पूल साइड पर आई हुई थी और वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इस पूरी फैमिली को किसी ने बेड से बांधा हुआ था, लेकिन फिर कोई एक एक करके उस पूरी फैमिली को बेड समेत ही पानी में गिरा देता है, और इस वजह से उस पूरी फैमिली की ही पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। अब ये वीडियो देखने के बाद एलिसन दोबारा इसी वीडियो को स्लोमो में देखता है, जहाँ इस बार उसे पूल के पानी में अजीब सा आदमी दिखता है। फिर इसके बाद अगले दिन एलिसन चौथी रील को प्ले करता है। इस वीडियो में हम दिखते हैं कि इस फैमिली के सारे मेंबर्स अपने अपने कमरों में सो रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और वो इस फैमिली के सभी मेंबर्स का गला एक एक करके काट देता है, जिससे मौके पर ही उन सबकी मौत हो जाती है। अब ये वीडियो देखने के बाद एलिसन इस फैमिली के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ उसे इस फैमिली के बारे में ये पता चलता है कि इस फैमिली की मौत सेम ऐसी हुई जैसी कि वीडियो में दिखाई गई, लेकिन इस फैमिली का जो छोटा बच्चा था उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। यानी इसका मतलब ये है कि वो जिंदा था, लेकिन वो कहाँ था इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। हम ये बात समझ पाते हैं कि ये किलर जो भी था वो फैमिलीज को मारने के बाद उन फैमिलीज के छोटे बच्चे को जिंदा छोड़ दिया करता था, जो बच्चा बाद में मिसिंग हो जाया करता था।
अभी एलिसन इस फैमिली के बारे में ये सारी बातें पढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है, जहाँ एलिसन को दोबारा से अपने घर में वही अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दोबारा से इन आवाजों को फॉलो करता है और फॉलो करते करते वो आ जाता है इस घर के एटिक में, जहाँ उसे कोई इंसान तो नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ पर वीडियो रील्स के बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा मिल जाता है। और सरप्राइजिंगली इसके अंदर उन सभी फैमिलीज के मर्डर को ड्रॉ किया गया था। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि इन सारे ड्राइंग्स में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर को ड्रॉ किया गया था। जैसे एलिसन उस बॉक्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो तभी अचानक से एटिक का फ्लोर टूट जाता है, जिससे एलिसन सीधा एटिक से नीचे जाके गिरता है। इसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। नेक्स्ट डे इस एरिया का डेप्यूटी एलिसन से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। जब उसे पता चलता है कि एलिसन को चोट लगी है तो वो उससे पूछता है कि सर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना, ज्यादा चोटें तो नहीं आई आपको? क्योंकि असल में ये डेप्यूटी एलिसन की बुक्स का काफी बड़ा फैन था। वो डेप्यूटी एलिसन से कहते हैं कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बिना झिझक मुझे बता सकते हैं। अब डेप्यूटी की ये बातें सुनकर एलिसन उनकी हेल्प को एक्सेप्ट कर लेता है और एलिसन उनसे उन रील्स में हुए मर्डर्स की डिटेल्स लाने को कहता है। तब इस बात के लिए डेप्यूटी मान जाते हैं। अब उस बॉक्स में जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर ड्रॉ किया गया था, एलिसन उस कैरेक्टर को हर वीडियोस में ढूंढने की कोशिश करने लगता है, जहाँ जूम करने पर उसे हर वीडियो में ही वही ड्राउनी शक्ल दिखती है, यानी जैसे उसने पूल में देखी थी, जहाँ पूल में डूबने से उस फैमिली की मौत हुई थी। फिर इसी रात हम देखते हैं कि जब ये सारी फैमिली सो रही होती है तो एलिसन के ऑफिस में ये सारी वीडियोस अपने आप से ही प्रोजेक्टर में प्ले हो जाती हैं। और जैसे एलिसन प्रोजेक्टर को बंद करता है तो उसे ट्री के पास वही खतरनाक आदमी दिखता है जो कि उसने बाकी वीडियोस में देखा था, लेकिन अब उसे ये हकीकत में दिखता है। अब हालांकि यहाँ पर एलिसन डरा होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो हिम्मत करता है और एक बेसबॉल बैट लेकर घर के बैकयार्ड में जाता है चेक करने के लिए, जहाँ उसे वो डरावना सा आदमी तो नहीं दिखता, बल्कि उसे अपना ही बेटा वहाँ पर दिखता है, जो कि बाहर सर्दी में बुरी तरह से कांप रहा होता है। और इस सीन में हम एलिसन के पीछे उन सारे बच्चों के स्पिरिट्स को भी देखते हैं, यानी जिन फैमिलीज की मौत उन रील्स में देखी थी। अगली सुबह डेप्यूटी बताते हैं कि मैं उन सारे मर्डर्स पर अच्छे से रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन वीडियोस में एक कॉमन सिंबल हर जगह पर देखा है और मेरा ख्याल है कि हमें इन सारी चीजों के लिए एक प्रोफेसर के पास जाना चाहिए, जिन्हें मैं जानता हूँ क्योंकि वो एक प्रीस्ट है, साथ ही साथ वो इन सारी चीजों के बारे में काफी एक्सपर्ट भी हैं। इसी रात एलिसन आखिरी रील को प्ले करता है, जहाँ इस बार एक फैमिली को एक ग्रास कटर से काफी बुरी तरह से काट कर मार दिया जाता है। एलिसन इस वीडियो को देखकर काफी डिस्टर्ब हो जाता है और इसीलिए वो उस प्रोफेसर से वीडियो कॉल पर बात करता है। यहाँ एलिसन उस प्रोफेसर को उन वीडियोस में हुए मर्डर और सिंबल्स के बारे में बताता है। तब इन सबको देखकर प्रोफेसर बताते हैं कि ये सिंबल असल में एक डीमन से रिलेटेड है। ये डीमन फैमिलीज के सारे मेंबर्स को मारकर उस फैमिली के एक बच्चे को अपने साथ ले जाता है सोल वर्ल्ड में। वहाँ जाने के बाद वो उस बच्चे को कैद कर लेता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो उस बच्चे को खा लेता है। अब इस घर में दोबारा से हम उन्हीं मिसिंग बच्चों की सोल्स को देखते हैं, यानी जिन मिसिंग बच्चों को वो डीमन ले गया था अपने साथ सोल वर्ल्ड में। वो सभी बच्चे इस घर में इधर से उधर, यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। और इतना ही नहीं, बल्कि एलिसन की जो बेटी होती है उससे भी अब ये मिसिंग बच्चे दिखने लगे थे। और अब क्योंकि ये बच्ची काफी अच्छी ड्राइंग कर लेती थी, तो इसीलिए वो अपने रूम की वॉल्स पर इन्हीं मिसिंग बच्चों की ड्राइंग्स बनाने लगती है। और इन्हीं ड्राइंग्स की वजह से एलिसन की वाइफ को ये बात पता चल जाती है कि इस घर में कुछ फैमिलीज के मर्डर हुए थे और इसी वजह से एलिसन ने इस घर को चूज किया और उसने आज तक ये बात अपनी फैमिली से छुपा कर रखी। इस वजह से एलिसन की वाइफ उस पर काफी गुस्सा करती है, जहाँ बाद में इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसी रात को एलिसन को फिर से इस घर के एटिक से आवाजें आने लगती हैं और जब वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उन सारे मिसिंग बच्चों की सोल्स एक साथ बैठी हुई हैं और वो प्रोजेक्टर में उन वीडियो रील्स को देख रहे होते हैं। और जैसे ही वो एलिसन को देखते हैं तो वो उसे बिल्कुल चुप रहने के लिए कहते हैं। अभी एलिसन ये सब कुछ देख ही रहा होता है तो तभी वहाँ पर अचानक से एलिसन के सामने वही डीमन आ जाता है, जिसे देखकर एलिसन इतना डर जाता है कि वो दोबारा से एटिक से नीचे गिर जाता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए एलिसन टाइम ज़ाया ना करते हुए उस प्रोजेक्टर और उन सारे फिल्म रील्स को एक साथ जला देता है और उसी रात ही वो अपनी फैमिली के साथ उस घर को छोड़ देता है और वापिस से अपने पुराने घर में आ जाता है। अब नेक्स्ट डे अपने पुराने घर में वापिस आने के बाद एलिसन दोबारा से उस प्रोफेसर से बात करता है, जहाँ वो प्रोफेसर एलिसन को बताते हैं कि वो डीमन असल में अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में तभी आ सकता है जब कहीं ना
न कहीं पर उसकी पिक्चर्स और उसकी वीडियोस हों। और अब यहाँ पर एलिसन अपने लैपटॉप से मर्डर से रिलेटेड सारी चीजों को फौरन ही डिलीट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एलिसन के पास डेप्यूटी की कॉल आती है। यहाँ वो एलिसन को ये बात बताते हैं कि मैंने उन सारे मर्डर्स को अच्छे से एग्जामिन कर लिया है, मुझे एक खतरनाक बात पता चली है। और वो बात ये है कि एलिसन असल में आपको वो घर छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि हर वो फैमिली जो उस डीमन का शिकार हुई वो पहले उसी घर में रह रही थी जहाँ पर एलिसन रह रहा था। लेकिन फिर जैसे ही उन फैमिलीज ने घर चेंज किया तो वैसे ही वो फैमिलीज मारी गयी। और अब यहाँ पर एलिसन को इस घर के एटिक से भी अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और जब एलिसन चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर दोबारा से वही बॉक्स मिलता है, यानी जिसमें वही प्रोजेक्टर और उन फैमिलीज की रील्स थी। सभी चीजों को तो एलिसन ने पिछली रात ही जला दिया था, तो फिर यहाँ पर ये कैसे आई और बिल्कुल सही सलामत। और तो और एलिसन को इस बार उन रील्स के अलावा एक और रील मिलती है। और जब एलिसन इस रील को प्रोजेक्टर में प्ले करता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर वो फैमिली जो उन रील्स में मरी थी उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने घर के ही बच्चों ने मारा था, यानी जो मिसिंग हो गए थे, क्योंकि असल में उस डीमन ने उन बच्चों को पोजेस्ट कर लिया था। और जब डीमन ने उन बच्चों के जरिए उनकी फैमिलीज को मरवा दिया तो उसके बाद डीमन उन सभी बच्चों को अपने साथ ले गया अपनी दुनिया में, यानी सोल वर्ल्ड में, जहाँ बाद में उन बच्चों के बारे में ये बात फैल गई कि वो बच्चे मिसिंग हो गए हैं, लापता हो गए हैं। खैर अभी एलिसन इस वीडियो को देख ही रहा होता है कि तभी उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। और जब वो अपनी कॉफी वाला कप चेक करता है तो वो उसमें अजीब तरह की ग्रीन कलर की एक चीज देखता है। यहीं पर एलिसन को एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था गुड नाइट डैडी। और अब जैसे ही एलिसन इस नोट को पढ़ता है तो वो फौरन से ही बेहोश हो जाता है। जब एलिसन को होश आता है तो वो खुद को और अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स को बंधा हुआ पाता है, सिवाय उसकी छोटी बेटी के। अब यहाँ पर हम एलिसन की बेटी को देखते हैं जिसके एक हाथ में तो वीडियो कैमरा था और उसके दूसरे हाथ में एक एक्स होती है, यानी एक कुल्हाड़ी। यहाँ वो अपने फादर एलिसन की रिकॉर्डिंग करते हुए उनसे कहती है डोंट वरी पापा, आई मेक यू फेमस अगेन। ऐसा कहने के बाद वो बच्ची अपने फादर और अपनी पूरी फैमिली को उस एक्स से काट कर मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस पूरे रूम में सिर्फ खून ही खून देखते हैं, साथ ही साथ कुछ जगहों पर डीमन के सिंबल्स भी बने हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिसन की बेटी रील्स के बॉक्स में अपनी फैमिली के मर्डर की ड्राइंग बना रही होती है, यानी बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ बाकी फैमिलीज की ड्राइंग ड्रॉ की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन आता है, फिर वो एलिसन की बेटी को अपनी गोद में उठाता है और उसे वहाँ से लेकर वो प्रोजेक्टर के अंदर चला जाता है और वो वहाँ से उसे लेकर सीधा जाता है अपनी दुनिया में, यानी सोल वर्ल्ड में। नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा से वही रील्स वाला बॉक्स दिखाया जाता है, लेकिन इस बार उन रील्स में एक नई रील होती है और ये रील एलिसन की फैमिली के मर्डर की होती है। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी इसके पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डेलन होता है, जहाँ डेलन को सोते हुए एक ड्रीम आता है जिसमें कोई आदमी 3 लोगों को जिंदा ही जलाकर मार देता है। अब इस खतरनाक ड्रीम को देखकर डेलन की आंख फौरन ही खुल जाती है और तभी यहाँ पर अचानक से वो अपने सामने उसी डीमन को देखता है। अब ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हम दोबारा से उसी डेप्यूटी को देखते हैं। यहाँ इस डेप्यूटी को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने एलिसन की इलीगली हेल्प की थी और इसी वजह से फिलहाल के लिए वो एक डिटेक्टिव का काम कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव यानी कि डेप्यूटी एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एलिसन के मरने के बाद ये डेप्यूटी अपना सारा टाइम उस डीमन पर रिसर्च करके गुजारते हैं और वो उन सभी घरों को जला रहे थे, यानी जहाँ पर डीमन ने लोगों को मारा था, ताकि उस घर में कोई दूसरी फैमिली ना जा सके, जिससे उस डीमन को उसका शिकार ना मिले और उसका ये पूरा कर्ज चेन टूट जाए। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम कर्टनी होता है, जो कि अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ रहती है, जिनमें से उसके एक बेटे का नाम होता है डेलन। और ये लोग भी एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। असल में कर्टनी का हस्बैंड एक काफी जालिम इंसान था जो कि अपने बीवी बच्चों पर बहुत जुल्म किया करता था। तो इसी वजह से कर्टनी ने अपने बच्चों को लेकर अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था और वो यहाँ इस नए घर में रहने के लिए आई थी। अब यहाँ कर्टनी का बेटा डेलन वही बच्चा था, यानी जिसे मूवी के फर्स्ट सीन में हमने देखा था, जिसको एक डरावना सा ड्रीम आया था और उसने अपने सामने उस डीमन को भी देखा था। असल में ये लोग अभी जिस नए घर में शिफ्ट हुए थे, ये घर उस डीमन के विक्टिम्स वाले घर में से एक था। और जब से ये लोग यहाँ पर इस नए घर में आए थे, डेलन को तभी से इस घर में अजीब तरह की चीजें नजर आ रही थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर उन मिसिंग बच्चों की सोल्स को भी देख पा रहा था और ये टोटल 5 बच्चों की सोल्स होती हैं। अब इन मिसिंग बच्चों में से एक बच्चा एक दिन डेलन के पास आता है और उसे अपने साथ वो घर के बेसमेंट में ले आता है,
जहाँ एक दूसरा बच्चा डिलन को अपनी फैमिली की रील दिखाता है और अब ये लोग इस रील को प्ले करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बच्चे की पूरी फैमिली को तालाब के ऊपर लटकाया गया है, लेकिन तभी अचानक से एक मगरमच्छ बाहर निकल कर आता है और फैमिली के सभी मेंबर्स को जिंदा ही वो निगल लेता है। और अब ये वीडियो देखकर डिलन काफी डर जाता है, इसीलिए वो फौरन वहाँ से यानी बेसमेंट से अपने कमरे की तरफ भागता है। इसके बाद हम दोबारा से डेप्यूटी को देखते हैं जो कि डीमन के विक्टिम्स वाले घरों को एक एक करके जलाता जा रहा था। तब उसे इस सभी के दौरान एक घर के बारे में पता चलता है जो कि असल में एक टाउन में होता है और अब डेप्यूटी फौरन ही उस घर को जलाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अनलकीली यहाँ पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ही इस घर में तो एक फैमिली शिफ्ट हो गई है और ये फैमिली असल में कोई और नहीं बल्कि डिलन की ही फैमिली थी, यानी उसका भाई और उसकी मदर। फिर जब कर्टनी यहाँ पर डेप्यूटी को देखती है तो उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद इसे मेरे हस्बैंड ने ही भेजा होगा हमें वापस ले जाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसका ये डाउट क्लियर होता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और इन्हीं बातों के बीच उन दोनों इन्हें डेप्यूटी और कर्टनी की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डेप्यूटी कर्टनी को इस घर की सच्चाई नहीं बताता क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कर्टनी और उसके बच्चे डर जाएं। ये बात सुनकर इसी रात को दोबारा से ये सारे मिसिंग बच्चे डिलन को अपने साथ बेसमेंट में ले जाते हैं और इस बार एक बच्ची उसे अपनी फैमिली की रील दिखाती है और इस फैमिली का वाकया होता है क्रिसमस का, जहाँ क्रिसमस के मौके पर इस बच्ची ने अपनी पूरी फैमिली को बर्फ में जिंदा दफनाकर मार दिया था। नेक्स्ट डे डेप्यूटी फिर से इस घर पर आते हैं रिसर्च करने के लिए, जहाँ अब की बार उसकी मुलाकात डिलन से भी होती है और जब डेप्यूटी डिलन से बात करते हैं तो उन्हें ये बात समझ आती है कि इस बार उस डीमन ने इस फैमिली में से डिलन को चूज किया है। अब यहाँ पर वो डेप्यूटी डिलन से इस बारे में बातें कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर कर्टनी का हस्बैंड आ जाता है अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए। यहाँ पर वो अपने साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी लाया होता है। फिर जब ये लोग कर्टनी के बच्चों को अपने साथ ले जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डेप्यूटी अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए उनसे लीगल पेपर मांगता है। लेकिन अब क्योंकि इनके पास पेपर्स नहीं थे तो कर्टनी के हस्बैंड और उन पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। अब उस डेप्यूटी की इतनी बड़ी हेल्प के बाद कर्टनी और डिलन डेप्यूटी से कहती हैं कि आज रात आप हमारे साथ हमारे घर पर ही रुक जाइए और तब इस बात पर डेप्यूटी भी मान जाता है। फिर रात को खाना खाने के बाद कर्टनी और डेप्यूटी एक दूसरे से अपनी अपनी लाइफ की बातें कर रहे होते हैं और इस तरह से उनके बीच एक बॉन्ड सा बनता जा रहा था। इसी रात दोबारा से वो मिसिंग बच्चा डिलन को अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ इस बार एक दूसरा बच्चा डिलन को अपनी फैमिली की रील दिखाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इस बच्चे ने अपनी पूरी फैमिली को किचन में बांधा हुआ था, जहाँ बाद में उसने अपनी फैमिली को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया। अब यहाँ पर दोबारा से डिलन इन वीडियोस को नहीं देख पाता, इसीलिए अब की बार भी वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब की बार डिलन का भाई उसको देख लेता है वहाँ से वापस आते हुए। इसी वजह से वो सीधा जाता है बेसमेंट में और वहाँ जाकर वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम ये वीडियोस मेरे भाई को डिलन को ही क्यों दिखाते हो, मुझे क्यों नहीं दिखाते। तब इस बात पर वो मिसिंग बच्चा कहता है वो इसलिए क्योंकि उस डीमन ने तुम्हारे भाई डिलन को ही चूज किया है न कि तुम्हें, क्योंकि अभी तुम इस काबिल नहीं हो। और अब ये सुनकर डिलन का भाई उससे जलने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डेप्यूटी कर्टनी को अपना नंबर देता है और खुद वो चला जाता है एक डॉक्टर से मिलने और ये डॉक्टर असल में उसी प्रोफेसर का असिस्टेंट होता है। यहाँ आने के बाद ये लोग उस डीमन पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ वो डॉक्टर डेप्यूटी को ये बताता है कि उस डीमन का हमारी इस दुनिया से कनेक्शन सिर्फ ये वीडियो रील्स नहीं है, बल्कि तस्वीरों, म्यूजिक, रिचुअल और मेमोरीज के जरिए भी वो हमारी दुनिया में आसानी से आ सकता था। और ये सारी रिसर्च भी उस प्रोफेसर ने ही की थी, लेकिन अब वो प्रोफेसर कहाँ थे इस बारे में कोई भी नहीं जानता था, यानी कि अब वो भी मिसिंग थे, लापता थे। उधर हम देखते हैं डिलन की भाई को जो कि अपने भाई डिलन से बहुत ही ज्यादा जल रहा था, तो इस वजह से उन दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगती है, जहाँ डिलन का भाई बेचारे डिलन को काफी मारता है ताकि वो ये बात साबित कर सके कि वो डिलन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इस बात की बात कर्टनी डिलन के भाई को काफी डांटती है, लेकिन डिलन का भाई यहाँ अपनी मदर को ही अजीब तरह की बातें सुनाने लगता है। साथ ही साथ वो अपनी मदर कर्टनी को यहाँ पर ये भी कह देता है कि आप गलत हैं, मेरे पापा सही हैं। आज रात वो मिसिंग बच्चा फिर से डिलन के पास आता है और उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ अब की बार वो अपनी फैमिली की रील दिखाता है, जहाँ इस बच्चे ने अपनी पूरी फैमिली को चर्च में चूहों से कटवा कर बड़े ही डिस्टर्बिंग तरीके से मरवा दिया। इसके बाद ये लोग डिलन को एक दूसरी रील देखने के लिए कहते हैं, लेकिन अब की बार डिलन उस रील को देखने के लिए साफ इनकार कर देता है। हालांकि ये लोग डिलन को डराने की काफी कोशिश भी करते हैं, लेकिन डिलन यहाँ पर ना तो इनसे डरता है और ना ही इनकी बात मानता है। आधी रात को डिलन को
दोबारा से बेसमेंट से आवाजें आने लगती हैं, जहाँ जाकर वो देखता है कि अब की बार उसका अपना भाई वो सारे वीडियो फुटेजेस उन बच्चों के साथ मिलकर देख रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस फैमिली की ये फुटेज होती है वो बच्ची अपनी फैमिली के मुंह में ड्रिल चलाकर उन्हें मार देती है। और अब यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि असल में उस डीमन ने डेलन को नहीं बल्कि उसके भाई को ही चूज किया था, और डेलन तो बस एक जरिया बना था ताकि वो बच्चा अपनी फैमिली से नफरत करे। नेक्स्ट डे दोबारा से कर्टनी का हस्बैंड वहाँ पर आता है और इस बार वो अपने साथ लीगल पेपर्स भी लाया होता है और वो उन्हें डराकर जबरदस्ती ही अपने साथ ले जाने लगता है। और अब जाहिर सी बात है कि उन्हें ये घर छोड़ना पड़ता है, जो कि इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना था। रात को डेप्यूटी दोबारा से कर्टनी से मिलने आता है, जहाँ वो देखता है कि इस घर में तो अब कोई भी नहीं है, यानी इसका मतलब साफ था कि वो डीमन उस फैमिली के सभी मेंबर्स को मार देगा। और अब यहाँ पर डेप्यूटी ये बात समझ जाता है कि आखिर ये फैमिली कहाँ पर गई होगी, इसीलिए वो फौरन ही कर्टनी से मिलने के लिए उसके हस्बैंड के घर पर जाता है। यहाँ कर्टनी का हस्बैंड डेप्यूटी को पकड़ लेता है और उसे काफी मारता भी है, साथ ही साथ वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डिलन के भाई को भी अब उस डीमन ने पूरी तरह से पोजेस कर लिया है, इसीलिए अब वो अपनी फैमिली की रिकॉर्डिंग करने लगता है, जैसा कि हर फैमिली के बच्चे अपनी फैमिली को मारने से पहले करते हैं। यहाँ पर डिलन अपने भाई को रिकॉर्डिंग करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो फौरन ही अपनी मदर की मोबाइल से डेप्यूटी को मैसेज करता है। वो मैसेज होता है हेल्प अस। उसी रात डिलन का भाई अपनी फैमिली के ड्रिंक में ग्रीन कलर का कोई लिक्विड मिला देता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने पेरेंट्स और अपने भाई डिलन को खेतों के पास इस तरह से लटका देता है जैसे वो लोग कोई स्केयर क्रो हो। और ये सीन असल में एग्जैक्ट वही सीन होता है जिसे मूवी के स्टार्ट में डिलन ने अपने ड्रीम में देखा था। रिकॉर्डिंग करते हुए डिलन का भाई सबसे पहले अपने फादर को ही जिंदा जला देता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मदर और अपने भाई को जला पाता, वहाँ डेप्यूटी आ जाता है और वो डिलन के भाई को अपनी गाड़ी से हिट कर देता है। फिर वो कर्टनी और डिलन को वहाँ से खोलकर यानी कि वहाँ से आजाद करके घर के अंदर ले आता है। अब घर के अंदर डिलन के भाई और उन 5 बच्चों की सोल्स उन सभी को ढूंढने लगती हैं, जहाँ वो डेप्यूटी समझदारी करके सबसे पहले कर्टनी और डिलन को एक जगह पर छुपा देता है। इसके बाद वो खुद किसी तरह जाकर डिलन के भाई का कैमरा तोड़ देता है, जिससे कि वो रिकॉर्डिंग आगे नहीं चल पाती। जैसे कैमरा टूटता है डिलन का भाई काफी डर जाता है, इसीलिए वो बेसमेंट में जाकर दूसरा कैमरा ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर और कोई भी कैमरा नहीं मिलता। तभी बेसमेंट में उन 5 बच्चों की सोल्स भी आ जाती हैं। यहाँ आकर वो सारे डिलन के भाई से कहते हैं कि तुम बिल्कुल बेकार इंसान हो, तुम अपना काम तुम अपना टास्क पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए अब वो तुमसे बहुत नाराज होंगे, वो यानी डीमन। और तभी यहाँ पर डिलन के भाई के पीछे वो डीमन आ जाता है। सबसे पहले वो डिलन के भाई की सोल पर कंट्रोल करता है और उसे अपने साथ ले जाता है सोल वर्ल्ड में, जहाँ बाद में उस पूरे घर में आग लग जाती है। यहाँ कर्टनी अपने बेटे को बचाने के लिए काफी रोती है, लेकिन यहाँ पर डेप्यूटी उसे काफी समझाता है, जहाँ बाद में वो कर्टनी और डिलन को लेकर घर से बाहर आ जाता है, क्योंकि उस पूरे ही घर में आग फैल चुकी थी। देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख बन जाता है। इसके बाद डेप्यूटी कर्टनी और डिलन को लेकर एक होटल में आता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से एक टेप चल पड़ती है, जिसमें एक बच्चा बार बार डेप्यूटी को बुलाते हुए उसे कहने लगता है डेप्यूटी डेप्यूटी मेरी बात गौर से सुनो। और तभी यहाँ पर अचानक से उसके सामने वो डीमन आ जाता है। डीमन की इतनी खौफनाक शक्ल को दिखाते हुए इस मूवी के दोनों पार्ट यहीं पर एंड हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।